अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन मुसल्लह अफवाज में से एक है, क्योंकि इसने मुल्क के क़याम के बाद से ही अपनी मादरे वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज पाकिस्तान नज़्म व ज़ब्त और अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए भी मशहूर हैं। किसी भी फ़ौज को कामयाबी के लिए लगन की ज़रूरत होती है। फ़ौज के जवानों को सख्त कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल करने की तरबियत दी जाती है। अफवाज पाकिस्तान इतनी अच्छी तरबियत याफ्ता हैं कि इनका नज़्म व ज़ब्त इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी झलकता है। स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिसे अरफ़े आम में SSG कमांडो कहा जाता है, दुनिया की आला तरीन एलीट फोर्सेस में शुमार होती है। इन्हें ब्लैक स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन कमांडोज के सर के पोशाक मुनफरिद होते हैं। SSG बनने के लिए एक शख्स को सख्त तरबियत से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, और इसके अलावा 12 घंटे में 36 मील का ट्रैक और 50 मिनट में मुकम्मल होने वाली 5 मील की दौड़ पूरे गियर में की जाती है। पाकिस्तान की फ़ौज बुनियादी तौर पर एक दिफाई कुव्वत है जो मुल्क के दिफा और उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त गामजन है। फ़ाल फ़ौजी एहलकारों के लिहाज से ये दुनिया की छठी और मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ी फ़ौज है। पाक फ़ौज को 6 दहाइयों पर मुहित अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपनी दरीना और मुसलसल शराकत पर फ़ख्र है। 1960 से लेकर अब तक दुनिया के तकरीबन तमाम बरआज़मों में 2 लाख से ज़ायद फ़ौजी मर्दों और औरतों ने 46 अक़वाम मुत्तहिदा के मिशनों में इज़्ज़त और बहादुरी के साथ खिदमात अंजाम दी। अपनी पेशा वराना महारत और लगन के ज़रिए पाकिस्तानी अमन दस्तों ने हमेशा हर मिशन में खुद को मुमताज़ किया है। पाक फ़ौज के 159 बहादुर अमन दस्तों ने बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के मकसद के लिए फ़र्ज़ नाशी में लाजवाल कुर्बानियाँ भी दी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज अपनी पेशा वराना महारत, नज़्म व ज़ब्त और फ़ौजी ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पाक फ़ौज ने कई बैन अल-अक़वामी फ़ौजी मुकाबले भी जीते हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौज ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मुनक़्क़दा बैन अल-अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीता, जिसे पेस स्टिकिंग कंपटीशन कहा जाता है। यह मुसलसल तीसरा साल है जब पाकिस्तान ने मुकाबला जीता है। इसके अलावा और भी बहुत से बैन अल-अक़वामी इवेंट्स हैं जिनमें पाक आर्मी ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पाक फ़ौज ने वो कर दिखाया जो अमेरिका ने भी नहीं किया। अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस में कई बार नाकाम हुआ, जबकि पाक फ़ौज सख्त जंग लड़ने वाली फ़ौज है। पाक फ़ौज के जवानों को हकीकी जंग का तजुर्बा उस वक़्त हुआ जब उन्होंने कई ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ दुनिया के मशहूर कामयाब ऑपरेशंस में से एक है जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था। ये ऑपरेशन पाक फ़ौज ने किया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, लश्कर-ए-तैयबा जंगवी, अल-कायदा, जंदुल्ला और हक्कानी नेटवर्क समेत मुख्तलिफ अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ की जाने वाली एक मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई थी। यह ऑपरेशन 15 जून 2014 को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करियत पसंदी के खिलाफ एक नई कोशिश के तौर पर हुआ। ज़र्ब-ए-अज़ कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 जून को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के रद्द अमल में शुरू किया गया, जिसकी जिम्मेदारी TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने कबूल की थी। 30,000 पाकिस्तानी फ़ौज ज़र्ब-ए-अज़ में शामिल थे। ज़र्ब-ए-अज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में छुपे हुए तमाम गैर मुल्की और मुकामी अस्करियत पसंदों को निकाल बाहर करने के लिए एक जामे ऑपरेशन के तौर पर बयान किया गया है। इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी सियासी, दफाई और सिविलियन शोबों की जानिब से वसी हमायत हासिल थी। इसके नतीजे में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले 2008 के बाद 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। ज़र्ब-ए-अज़ के बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया, जो फरवरी 2017 में दहशतगर्दी के वाक़यात में दोबारा सर उठाने के बाद शुरू हुआ। आज वज़ीरिस्तान पुरअमन जगह है और दुनिया भर के सियाहों के लिए बेहतरीन सियाहती मुकाम है। इन कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान को 2020 के लिए बेहतरीन तातीलात की मंजिल यानी बेस्ट टूरिज्म स्पॉट का दर्जा दिया गया और इसे 2020 के लिए दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा मुमकिन मुहिम जोही यानी बेस्ट एडवेंचरिज्म स्पॉट की मंजिल भी करार दिया गया। ये सब पाक अफवाज की जदोजहद की वजह से हासिल हुआ। पाक अफवाज ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वह मुल्क को दरपेश किसी भी मुमकिन खतरे को टालने की ताकत रखती है और जहां भी ज़रूरत हो दहशतगर्दी का कला कमा कर सकती है। हाल ही में कतर ने पाक फ़ौज से दरख्वास्त की है कि वह दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए सिक्योरिटी की खिदमात फराहम करे। पाक फ़ौज मशरक़ वस्ता के मुल्क में होने वाले आइंदा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर की सिक्योरिटी में मदद फराहम करेगी। दी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि वफाकी काबीना ने 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक होने वाले मेगा फुटबॉल इवेंट के दौरान अमदाद फराहम करने से मुतल्लिक पाक फ़ौज और कतर के मुआहदे की मंजूरी दे दी है।
قطر بہت امیر ملک ہے اور وہ ہمیشہ دستیاب آپشنز میں سے بہترین انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ قطر میں پیش رفت، بنیادی ڈھانچے یا کسی بھی قسم کے کاروباری کاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ متعلقہ شعبے میں دستیاب بہترین پیشہ ور افراد کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور منتخب کرتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکورٹی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ قطر کو ورلڈ کپ کی میزبانی کا پہلی بار موقع ملا ہے اور وہ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں۔ قطر ایونٹ کو کسی بھی خلل، نقصانات یا ناخوشگوار واقعات کے بغیر ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی لیے قطر نے تمام آپشنز میں سے پاک فوج کا انتخاب فوج کی بہترین کارکردگی، نظم و ضبط اور دہشت گردی کے خلاف بہترین ٹریک ریکارڈ اور امن مشن کے کامیاب انعقاد کی وجہ سے کیا۔ پوری دنیا ہماری فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اب آئے دن عمران خان اور ان کی جماعت عوامی فارمز پر پاک فوج کے خلاف تہلکہ خیز بیانات دے رہی ہے۔ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو فوج کی تعریف کرتے ہیں اور کسی بھی اپوزیشن کی طرف سے فوج کے خلاف منفی تبصروں کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ تاہم جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عمران خان توازن کھو بیٹھتے ہیں اور عوامی فورمز پر فوج پر تنقید کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حریف ممالک کو موقع سے فائدہ اٹھانے اور بین الاقوامی فورمز پر ہماری فوج کے خلاف بولنے کا مناسب موقع مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے دیگر سیاسی اور پیشہ ورانہ طریقے ہیں۔ آپ جس طرح تنقید کرتے ہیں اس سے ہماری فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ یہ مسائل سے نمٹنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب فوج خود کو کسی بھی سیاست سے الگ کرتی ہے تو آپ اسے سیاسی منظر نامے میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس میں فوج کا کردار نہ بھی ہو۔ آپ جو یہ سب کچھ اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں اس سے آپ کی مایوسی، کم مزاجی اور غیر پیشہ ورانہ پن کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت پاک فوج ملک میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور اس تباہ کن صورتحال میں بھی آپ بری زبان استعمال کر کے آرمی چیف کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت انڈین چینلز دیکھیں تو وہ عمران خان سے بہت خوش ہیں۔ آپ اپنے ہی ملک اور فوج کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو ہندوستان ایک دہائی میں بھی نہیں پہنچا سکا۔